तो कैसे हैं बच्चा लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके किताब की गोधुली भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 कहानी विष के दांत की, जिसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। तो पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा, उससे आगे हम लोग पार्ट 3 देखिए। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चीत्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। यानी कि इसमें मदन के चीत्कार से अर्थ है कि मदन के पिता गिरधरलाल उसे पीट रहे थे, जिसे हम कह सकते हैं डंगा रहे थे अपने भाषा। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझला कर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात की। अब समझदारी की बात सुनिए। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई कि कम वक्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कराई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी कि उस बच्चे की क्या गलती थी? उसने बस गाड़ी को छुआ था, टच किया था, स्क्रैच तक नहीं किया था, जिस पर उसके शोफर ने उसको धक्का भी मार दिया और उसके बाद गिरधरलाल ने भी उसे पीटा। फिर भी सेन साहब ये कह रहे हैं कितने निष्ठुर हैं, कितने निर्दय हैं ये अमीर लोग, कितने निर्दय हैं। ये बात यहां पर लेखक दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मन में हो रहा था कि इसका खाल ही उधेड़ दिया जाए, क्योंकि गाड़ी को सिर्फ टच किया था और ये गरीब आदमी है। माता सेन की नींद उचट गई थी, यानी कि सेन साहब की पत्नी की। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। हिंदुस्तान के अधिकतर पत्नियों के अपने पति के बात पर खींच आती हैं, क्या करेंगे। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये किसने बोला? सेन साहब की पत्नी ने। समझ लीजिए अभी इसकी क्या सोच है, कैसी सोच है, कैसे चिल्ला रहा है। उसके दर्द को यह महसूस नहीं कर सकती है, लेकिन उसके चिल्लाहट से जो इसे परेशानी हो रही है, डिस्टर्बेंस जो गया, उससे इसे बहुत तकलीफ है। खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि खोखा यानी कि जो बहुत हाथ से छूटा हुआ लड़का है, अमीर घर में पैदा हुआ बस इसलिए वो बहुत ही अच्छा है, और उसका खुद का बेटा है इसलिए बहुत ही अच्छा है, और मदन जो कि गरीब घर का लड़का है वो उसके नजर में बहुत ही खराब। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मदन का आर्त रुदन रुक गया था, यानी कि उसके जोर से चिल्लाने की आवाज रुक गई थी। खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। यानी कि खैरियत थी कि उसकी सिसकियां, यानी कि वो धीरे धीरे से रो रहा था, जिसको कहा जाता है कि सिसक रहा था या फिर आहें भर रहा था। जिस तरह से चुपचाप रो रहा था, और यह शयनागार तक नहीं पहुंच रही थी सेन साहब के। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढम मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। खोखा कौन? वही बंगले का पिल्ला। बंगले का पिल्ला किधर निकल गया? मतलब सेन साहब का बेटा किधर निकल गया? गली में। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन गिरधरलाल का बेटा लट्टू नचा रहा था। हम गरीब लोग हैं साहब, लट्टू नचाते हैं। तो मदन तो नचा रहा था, लेकिन खोखा को क्या मालूम लट्टू कैसे नचाया जाता है, कभी तो देखा नहीं था। वो तो महंगा गाड़ी से खरीदेगा यार, उसका 5,000 का वही रहेगा, मतलब एक खिलौना 5,000, 7,000, 10,000 का रहेगा आजकल के अनुसार। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। भैया हम तो अमीर, हमको तो लट्टू चाहिए तो चाहिए। इस तरह से हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? उस अमीरजादे को। और कौवों की जमात मदन की जमात। देखो ललक गया उसके लिए। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। कैसे बोला? हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यानी कि दूसरे लड़के तो सोच रहे थे कि भाई अमीर आदमी है, अपने ग्रुप में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मन को यह कब मंजूर हो सकती थी। यानी कि इस तरह से यदि कोई बोले तो गरीबों को कहां से पसंद होगा कि भैया तू अमीर है तो तू हमारे सामने ज्यादा बोलेगा कि हमको दे दो, तो तुम्हारे बाप का लड्डू है बे। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जाए यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला है अभी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर पे बैठ। कल पीटा था ना, कल सोफर ने मुझे धक्का दिया था, रात में पिटाई भी लग गई उसके चलते, जा मोटर पे बैठ जाके, लट्टू क्या खेलेगा तू। काशू तैश में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, घर के जो नौकर थे, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, इतना बिगड़ा हुआ था। और क्या मजाल कि कोई उसे कुछ कर दे। उसने आओ देखा ना ताओ मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, मार दिया पंच। बिगड़ेला मिर्जादा। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। मदन भैया कब मानेंगे, वो तो चोर गुंडा डाकू होने वाला था। यहाँ पे लेखक व्यंग कर रहे हैं सेन साहब पर कि सेन साहब ने जो कहा था ऐसे लड़के बड़े होकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं। जब चोर गुंडा डाकू ही बनना है तो कहाँ रुकेगा बे, तुम्हारा सहेंगे मुक्का। देखते हैं आगे। वो झटकासू पर टूट पड़ा, अच्छे से भिड़ गया। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद का मजा लेने लगे। द्वंद 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 मतलब होता है बराबर की लड़ाई, एक और एक की लड़ाई द्वंद कहलाती है। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगले का पिल्ला कौन, काशू, और गली का कुत्ता कौन, मदन। यानी कि यहाँ लेखक दोनों के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। यानी कि गली का कुत्ता यानी कि गरीब आदमी लेकिन ताकतवर आदमी, और बंगले का पिल्ला यानी कि जो बेचारा ना इधर उधर कभी देखा हुआ है, बस गया जाके भिड़ गया, कुछ मालूम है नहीं कैसे लड़ते हैं क्या करते हैं। अहाते में यही लड़ाई होती रहती तो काशू शेर हो जाता। यानी कि अगर उसके बंगले के अंदर अहाते में यदि यही लड़ाई होती रहती तो काशू ही जीतता, काशू शेर हो जाता, क्योंकि सेन साहब तो आके मदन को पिटवाते और पीटते भी। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। काशू का तो वहां चला नहीं, तो वहां से निकल लिया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच यदि युद्ध हो, अधिकतर झोपड़ी वाले ऐसे होते हैं ना, महल वालों का सपोर्ट कर देते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला उनको महल वालों से, पैसे देख के सपोर्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर महल वाले सही हैं तो फिर वहां पे ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जगह देखा गया कि महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच झोपड़ी वाला महल वाले का ही सपोर्ट करता है, खुद दूसरे झोपड़ी वाला का सपोर्ट नहीं करता, और इससे महल वाला जीत ही जाता है। लेकिन बच्चों में इतनी अकल कहाँ, बच्चों की इतनी अकल कहाँ। उन्होंने ना तो अपनी दुर्दमनीय लीडर की मदद की और ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। यानी कि वहाँ जितने भी बच्चे थे सब सेन साहब के नौकर के ही, मतलब स्टाफ के ही, कोई न कोई उसी के ही बच्चे थे। तो ना ही उन बच्चों ने, जो उनकी जमात के जो लड़के सब थे, ना ही उन्होंने इसकी मदद की, ना ही उसकी मदद की, ना ही अपने ग्रुप के लीडर की मदद की यानी कि मदन की, और ना ही अपने बाप के माता पिता के जो भी मालिक थे यानी कि सेन साहब, उसके बेटे की मदद की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लड़ाई का आनंद लिया, इधर उधर सब फैल गए, इधर उधर और भी खेलना है, कबड्डी खेलना है, पेड़ पे चढ़ना है, फिर घर भी जाना है। मदन घर नहीं लौटा, बेचारा तो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। यानी कि 8-9 बजे रात में आया बेचारा, डर से घर, चुपके से घर घुसा। भूख लगी हुई थी तो कहाँ जाता आखिर। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। मार तो वो खाता ही रहता था, काशू के चलते या फिर कुछ न कुछ इधर उधर के चलते मार खाता ही रहता था। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से बुरी होगी, क्योंकि आज तो काशू भैया पे इसने हाथ उठा दिया है और पता नहीं क्या क्या बिगाड़ा होगा उसका। लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ पेट भर खाया। पहले तो भैया को भूख लगा हुआ था तो उसने खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। बातचीत सुनने की कोशिश करेगा कि देखते हैं हमारे को मार वार लगेगी तो पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही है।
उसे बड़ा ताजुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। यानी कि उसे आश्चर्य तो होगा नहीं, मतलब होगा ही ना कि उसे आज पिटाई लगने वाली है। वो पूरा एकदम सहमा हुआ है कि भैया आज तो पिटाई होगी, लेकिन गरज तरज नहीं रहे थे, तो वो ताजुब हो गया उसे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, मतलब कि उससे सुन नहीं सका कि उसकी अम्मा ने क्या पूछी थी उसके मतलब गिरधारी लाल से, मतलब गिरधर लाल से। अरे भाई बतलाया तो, गिरधर लाल बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा है आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, नौकरी से निकाल दिया उसको, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले जाना, ठीक है। नौकरी से हाथ धो लिया। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। उसकी सजा की कोई तजवीज़ नहीं हो रही थी कि आज तो इसको ऐसे पीटेंगे ऐसे पीटेंगे, तो इसलिए उसने नहीं सुना। जो उसको सुनना था उसने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं, तो इसलिए सुनने की कोशिश भी छोड़ दी। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से टकरा गया। भैया अभी तो इसका क्या सिचुएशन होगा यही जानता है। बेचारा डरा हुआ सहमा हुआ सोने के लिए चुपके से जा रहा है बिछावन की ओर और लोटा से पैर लग गया। अब समझ सकते हो। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल गया। लोटे का तो ठन ठन आवाज हुआ और गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी, गिरधर के साथ। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। यानी कि इस तरह से खड़ा हो गया कि भैया अब तो लगने ही वाला है, इस तरह से, यानी कि खुद को टाइट कर लिया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। रोता तो था मगर बहादुरी के साथ। बहुत पिटता था, अक्सर पिटता रहता था बेचारा। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। बाप तो लगने वाला भैया, इस तरह से। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। पास आ गया तो वह इस तरह से रुक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। गिरधर लाल के चेहरे से अपने बेटे के प्रति नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। अब देखिए क्या सिचुएशन चेंज हुआ यहाँ पर। मदन हक्का बक्का अपने पिता की ओर देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। यानी कि नौकरी से निकाले जाने पर ही, यानी कि उसके कर्ज से जो उसके अंदर यह था, सेन साहब का नौकर था, तो अब सेन साहब का नौकर नहीं रहा, तो यह गर्व से बोल रहा है। उसको उठाया, क्या बोला, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेक खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा, इस तरह से बोल के हंसने लगा। मतलब कि वो अपने बारे में कह रहा है, एक हम हैं जो सेन साहब के नौकर हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसके चलते तुम्हें पीट देते हैं, और एक तुम हो, खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। मतलब ये क्या सुकून है, नौकरी से निकाल दिया, अब किस चीज की चिंता, अब हम तुम्हारे नौकर हैं नहीं ना। भले अच्छा किया जो तोड़ दिया, बहुत उड़ रहा था बेचारा बच्चा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा संतुष्टि मिली।